नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आरएस प्री के लिए टॉपिक लेके आए हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। ये टॉपिक हमारा रह गया था। इसमें किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और मैथ की क्लास, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैथ की क्लास भी आपको यूट्यूब पे डाल दी जाएंगी, तो मैथ की क्लास भी आना स्टार्ट हो गई हैं। आने वाले टाइम में टेस्ट पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। सारे टेस्ट पेपर वहीं आपको अपलोड होंगे और बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं ये, और उनका सॉल्यूशन जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। सबसे पहले लॉजिकल वेन डायग्राम की बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले ऑल, सभी वाली आकृति, एक के अंदर एक। जब भी एक के अंदर एक आकृति आए तो ये सभी को दर्शाती है। सम, दोनों सर्किल जब एक दूसरे से टच होंगे तो ये कुछ वाली आकृति होगी, सम के लिए जो है काम करेगी। नो वन, कोई नहीं, दोनों गोले अलग अलग होंगे तो कोई नहीं के लिए आकृति दर्शाएगी। कुछ एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ जिससे ये आपको समझ में आए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ पशु और पक्षी, पशु और पक्षी के लिए कौन सी आकृति इनमें से समर्थन करेगी। तो यहाँ पर कभी भी ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि पशु के ऊपर पक्षी बैठ सकता है। ठीक है, पशु और पक्षी, पशु अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए नो वन वाली आकृति जो है इसके लिए सही मानी जाएगी, पशु और पक्षी के लिए। एक और मैं कहता हूं कि माँ और महिला, माँ और महिला के लिए कौन सी आकृति समर्थन करेगी। तो दुनिया की सारी माँ जो है वो महिला होती हैं। माँ फिक्स है, हमेशा किसके अंदर आएगी, महिला के अंदर आएगी। एक और मैं कह दूं डॉक्टर महिला, डॉक्टर महिला के लिए तीनों में से कौन सी आकृति समर्थन करेगी। तो यहाँ कुछ वाली संभावना हो सकती है कि कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो कुछ महिला डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। यहाँ पर लिख दूं मैं भाई और मैं लिख दूं पिता। इसमें भी कॉम्बिनेशन बनता है, भाई किसी का पिता हो सकता है और पिता जो है वो किसी का भाई हो सकता है। तो यहाँ इस तरीके से नाम लिखे हुए आएंगे, उनमें कॉम्बिनेशन बनाना है और कॉम्बिनेशन बनाते हुए फिर आपको इनके आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है पति पत्नी परिवार। तो इसके लिए इन चारों में से कौन सी आकृति समर्थन करेगी। पति और पत्नी दोनों जो हैं वो परिवार के अंदर होते हैं, दोनों को अलग अलग रखना है। ये पति है, ये पत्नी है, दोनों ही किसके अंदर हैं, परिवार के अंदर हैं। पति पत्नी दोनों परिवार के अंदर आते हैं, दोनों एक दूसरे से टच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं पति को पत्नी नहीं बोल सकता और पत्नी को मैं पति नहीं बोल सकता। मेल फीमेल जब भी आएंगे तो इनको हमेशा अलग अलग रखना है। तो यहाँ पर पति पत्नी परिवार के लिए जो सही आकृति है वो कौन सा ऑप्शन है, सी। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन। यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो रोम्बस जो है वो क्वाड्रिलेटरल का ही रूप होता है, मतलब सम चतुर्भुज जितने भी हैं वो चतुर्भुज ही होते हैं। सम चतुर्भुज जो हैं वो चतुर्भुज के अंदर आएंगे, ये फाइनल है। अब पॉलीगन, बहुभुज की ऐसी बात है कि बहुभुज जो है वो आकृति के बाहर चढ़ेगा, पॉलीगन। अब बहुत सारी भुजाओं को मिलकर जो आकृति बनती है वो पॉलीगन कहलाती है। वो भुजाएं कोई सी भी आकृति की हो सकती हैं, जब भी बहुभुज आ जाए तो ये आकृति के ऊपर ही चढ़ेगा। सही कॉम्बिनेशन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। एग्जाम में एक और एग्जाम्पल आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर और पॉलीगन, तब भी आकृति यही बनेगी, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। सभी वर्ग जो हैं वो आयत होते हैं और ये सारे के सारे पॉलीगन होते हैं, तब भी आकृति जो है वो यही आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो एक बार, और सही कॉम्बिनेशन किसमें बन सकता है वो आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करेंगे सभी। यहाँ पर नारी माँ डॉक्टर। ठीक है, दुनिया की जो सारी माँ हैं वो क्या होती हैं, नारी होती हैं। तो ये बात फिक्स है, माँ जो है वो किसके अंदर आएंगी, नारी के अंदर आएंगी। डॉक्टर की ऐसी बात है कि माँ डॉक्टर हो सकती है, नारी भी डॉक्टर हो सकती वाली कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैं सही जो आंसर दे के आएंगे वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। दुनिया की जो सारी माँ हैं वो सारी की सारी नारी हैं, और नारी डॉक्टर हो सकती है और माँ भी डॉक्टर हो सकती है। ठीक है, सही कॉम्बिनेशन आएगा ए। अगला एग्जाम्पल आपके लिए है, आप एक बार ट्राई करो फिर सॉल्व मैं करूंगा। ठीक है,
तो क्या आंसर आ सकता है आपका, एक बार ट्राई करेंगे सभी, और उसके बाद में फिर जो है वो आंसर आपको बताना है क्या आ सकता है। तो यहाँ पर आकृति जो सही बैठेगी वो कौन सी बैठेगी, लैंग्वेज, स्पीच, कम्युनिकेशन, बोली, भाषा और संप्रेषण। कम्युनिकेशन के अंदर ही लैंग्वेज आती है, कम्युनिकेशन के अंदर ही स्पीच आती है, और स्पीच जो है वो लैंग्वेज का पार्ट होती है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पीच जो है वो किसके अंदर आएगी, स्पीच जो है वो आएगी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, ये सभी क्या हैं, कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो डी ऑप्शन होगा, मतलब बोली जो है वो भाषा के अंदर आएगी, और ये सब क्या है, संप्रेषण जो है वो सारी की सारी हैं। सही कॉम्बिनेशन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। कुत्ता बिल्ली पालतू। कुत्ता बिल्ली पालतू के लिए इन चारों आकृति में से सही आकृति कौन सी होने वाली है, ये आपको पता करना है। तो देखो मेरी बात सुनो बच्चों, कुत्ता बिल्ली पालतू, लोग बाग क्या करते हैं कि यहाँ पर आंसर दे के आते हैं ये ऑप्शन, ठीक है। हालांकि यहाँ ऐसा ऑप्शन है नहीं, फिर भी लोग बाग यहाँ गलती करते हैं कि सर कुत्ता और बिल्ली दोनों जो है वो पालतू जानवर होते हैं। तो यहाँ पर गलती एक हो जाती है, आपने दुनिया के सारे कुत्तों को पालतू कर दिया है। कुत्तों के साथ हमेशा कंडीशन होती है कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ पागल होते हैं, कुछ आवारा होते हैं। तो दुनिया के सारे कुत्तों को तुम पालतू नहीं कर सकते। अगर कुत्ता बिल्ली पालतू में ये ऑप्शन दे के आ गए तो आपका वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सही आंसर आता है ये आकृति, बी ऑप्शन की यहाँ सही आकृति आएगी। क्यों आएगी कि ये गोला है बच्चों पालतू का, ये है कुत्ता और ये है बिल्ली। इसका मतलब कुछ कुत्ते पालतू हैं, कुछ आवारा हैं, कुछ बिल्ली पालतू हैं, कुछ आवारे हैं। तो कुत्ता बिल्ली टच नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग जानवर होते हैं। तो यहाँ जब भी कुत्ता बिल्ली पालतू की बात करेंगे तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। आगे तक अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये अपना रीजनिंग का लास्ट चैप्टर है, सारे चैप्टर मैंने करा चुका हूँ, क्लास में आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनमेरिड टीचर एंड फादर, अविवाहित अध्यापक और पिता। मैं आपसे पूछता हूं क्या टीचर जो है वो अनमेरिड होता ही होता है या हो सकता है वाली कंडीशन आती है, कि सर हो सकता है वाली कंडीशन आती है कि अध्यापक जो है वो अविवाहित हो सकता है और अध्यापक जो है वो पिता भी हो सकता है। पर क्या अविवाहित पिता बन सकता है, कि सर नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ सही कॉम्बिनेशन आता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में ये वाला जो है वो कौन है, कि सर ये वाला है टीचर, ठीक है। ये आ गया टीचर, ये आ गया फादर और ये आ गया अनमैरिड, ठीक है। तो टीचर जो है अनमैरिड हो सकता है, टीचर फादर हो सकता है, बट अनमैरिड जो है फादर नहीं हो सकता। सही कॉम्बिनेशन बी ऑप्शन का आकृति इस बात का समर्थन करती है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल सामने है, यहाँ पर जल थल मेढक। तो देखो मेरी बात सुनो, मेढक जल में भी जिंदा रहता है और मेढक थल में भी जिंदा रहता है, ठीक है। और एक आता है चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब, कॉमन के लिए ये हमेशा आकृति दर्शाती है। तो जल थल मेढक, एक चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब। तो ये है मेढक, मेढक जल में भी जिंदा और मेढक थल में भी जिंदा। कॉमन की जब भी बात करता है तो बी ऑप्शन जो है इसकी सही आकृति आती है। वैसे कॉमन की अगर मैं बात करूं तो कॉमन के लिए ये डिजाइन और चलती है, ये इसी डिजाइन का रूप होती है। तो ये अगर ऑप्शन में होती तो ये 100% सही होती, क्योंकि मेढक जल में भी जिंदा है और मेढक थल में भी जिंदा है। जल और थल को मिला नहीं सकते, पर एग्जाम में जब आए थे तो ऑप्शन यही आए थे। और इन ऑप्शन में से कॉमन की जो आकृति समर्थन करती है वो बी ऑप्शन वाली आकृति जो है वो समर्थन करती है। तो करेक्ट आंसर इसका जो आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है, बी ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुंजी पटल कार्यकारी कुंजियां अक्षर कुंजियां। अब देखो कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, और हो सकता है समझ में भी ना आए। तो ऐसी स्थिति में आपको पढ़नी पड़ेगी बच्चों, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, है ना। क्या लिखा है, कीबोर्ड, फंक्शन की और लेटर्स की। तो एक तो फंक्शन की और एक लेटर्स की, ये दोनों की दोनों किसके अंदर होती हैं, कि सर कीबोर्ड के अंदर होती हैं। सही आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन। ये फंक्शन की, ये लेटर्स की और ये दोनों किसके अंदर हैं, कि सर कीबोर्ड के अंदर हैं। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पे लिखा है जल, नमक और चीनी। अब बहुत से क्या करते हैं कि सर जल में नमक और चीनी दोनों घुल जाते हैं। घुलना लिखा होता तो कॉम्बिनेशन बनाते हम, पर घुलना लिख ही नहीं रहा है, तो जल एक अलग चीज है, नमक एक अलग चीज है, चीनी एक अलग चीज है। तीनों को अलग अलग के हिसाब से लिया जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर दे के आओगे आप। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। जल अलग है, थल अलग है और चीनी जो है वो अलग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना। मैं आपसे पूछता हूं क्या पत्तेदार सब्जियां सलाद हो सकती हैं? सर हो सकती हैं। तो पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो सलाद हो सकती हैं, और ये सब होते हैं बेटा खाना। पत्तेदार सब्जी भी और सलाद भी, ये दोनों ही क्या हैं? खाने के अंदर आएंगे। सही कॉम्बिनेशन आप देके आएंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना है। बढ़ते हैं आगे। मधुमक्खी, कीट और मक्खी के बीच में संबंध क्या दर्शाएगा? तो मक्खी और मधुमक्खी दोनों ही जो हैं वो कीट होते हैं, कीट के अंदर आएंगे। तो ये मक्खी है, ये मधुमक्खी है, दोनों क्या हैं? कीट। सही कॉम्बिनेशन जो है वो सी ऑप्शन की आकृति इस बात का समर्थन करेगी। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आप सभी एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर आंसर मैं दूंगा। जो भी आंसर आपको लग सकता है वो एक बार आंसर देख लो आप। ये ऑप्शन है अपने पास में। अनपढ़ों, निर्धनों और बेरोजगारों के बीच में सही कॉम्बिनेशन चारों में से कौन सा आने वाला है वो आपको देखना है। तो आप मेरी बात सुने, अनपढ़ जो हैं वो निर्धन लोग हो सकते हैं, निर्धन लोग बेरोजगार हो सकते हैं, और बेरोजगार अनपढ़ हो सकते हैं। तीनों में हो सकता है वाली कंडीशन है। अनपढ़ निर्धन हो सकते हैं, निर्धन बेरोजगार हो सकते हैं, और बेरोजगार जो है वो अनपढ़ हो सकते हैं। और हो सकता है वाली कंडीशन के लिए कौन सा ऑप्शन आता है? बी ऑप्शन वाली आकृति इस बात का सही समर्थन करती है। करेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और पुरुष, ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मेल के लिए बीच में सही संबंध क्या है? आप बताइए, क्या सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो सकता है या होता होता है? कि सर हो सकता है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो सकता है, और दोनों की दोनों क्या हैं? कि सर दोनों की दोनों जो हैं वो पुरुष हैं। जरूरी है कि दोनों पुरुष हो? महिला भी हो सकती है। तो यहां पर पुरुष वाली कंडीशन ऐसे आएगी। तो अधिकारी सरकारी कर्मचारी हो सकता है, सरकारी कर्मचारी पुरुष हो सकता है, पुरुष जो है वो अधिकारी हो सकता है। सही कॉम्बिनेशन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है वर्ड, सेंटेंस, अल्फाबेट, आर्टिकल। शब्द, वाक्य, वर्णमाला, अनुच्छेद। सबसे पहले आता है वर्णमाला, अल्फाबेट सबसे छोटा यही होता है। अल्फाबेट को मिलाकर बनता है वर्ड, शब्द। शब्द के बाद मिलता है बच्चों वाक्य, और वाक्य को मिलाकर बनता है अनुच्छेद, आर्टिकल। छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, घटते से बढ़ते में या बढ़ते से घटते में जब भी क्रम आता है तो डी ऑप्शन जो है ऐसी आकृति का समर्थन करता है। तो करेक्ट आंसर आपको जो दे के आना है वो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफी, टाइम, हिस्ट्री और स्टेज। फोटोग्राफी समय, इतिहास और रंगमंच। देखो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये जो चारों नाम है ये बिल्कुल अलग अलग नाम है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जबरदस्ती रिलेशन बनाने मत बैठ जाना। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इतिहास जो है वो टाइम में ही आएगा। तो भैया टाइम में तो सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो जबरदस्ती कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जब कॉम्बिनेशन बन सकता है तभी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जब कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है तो आप कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाइएगा। सही आंसर बच्चों इसका बी ऑप्शन आएगा। सभी अलग अलग हैं और आपस में इनका कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इंडोर गेम, चेस, टेबल टेनिस और क्रिकेट। आप बताइए इंडोर गेम में कौन कौन से आते हैं? कि सर चेस और टेबल टेनिस ये दोनों इंडोर गेम है, जबकि क्रिकेट जो है वो आउटडोर गेम है। ठीक है, तो इंडोर गेम के अंदर चेस और टेनिस, टेबल टेनिस जो है वो इंडोर गेम के अंदर, क्रिकेट होगा बाहर। डी ऑप्शन इस बात का समर्थन करेगी। करेक्ट आंसर आपके डी ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये अगला एग्जाम्पल है बच्चों 17 नंबर का। क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर कह रहा है कि गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का। तो अनाज के अंदर एक तो गेहूं आएगा, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है,
अनाज के अंदर एक तो गेहूं आएगा और एक मक्का आएगा, दोनों अनाज के अंदर है, प्याज अलग है। तो यहाँ पर गेहूं और मक्का अनाज के अंदर है, प्याज अलग है। सही कॉम्बिनेशन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, अब आपके सामने ये डायग्राम है, देख लो एक बार। और इस डायग्राम का समर्थन जो है इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करता है। उल्लू स्तनधारी सरीसृप, तो ये कॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं। स्टेशनरी पेन पेंसिल, पेन पेंसिल ही दोनों स्टेशनरी के अंदर हैं, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। डॉक्टर पिता भाई, बिल्कुल ये बन सकता है। और आखिरी वाले में माँ महिला, दुनिया की सारी माँ महिलाएं इंजीनियर दोनों हो सकती हैं, ये भी नहीं बनेगा। डी गलत, बी गलत, ए गलत। सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों आएगा, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर किसी का पिता हो सकता है, पिता किसी का भाई हो सकता है, और भाई जो है वो डॉक्टर हो सकता है। सही कॉम्बिनेशन जो आने वाला है वो सी ऑप्शन की आकृति समर्थन करेगी। ठीक है, ये तो आएगा भैया डॉक्टर, ये आएगा ब्रदर, और ये आएगा आपके फादर। सही कॉम्बिनेशन जो आने वाला है वो सी ऑप्शन इसका सही समर्थन करेगा। ऐसा ही अगला एग्जाम्पल है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के लिए चार ऑप्शन मेरे पास उपलब्ध हैं। चारों में से 100% एक आकृति जो है वो सही होगी, और उसका मुझे चयन करना पड़ेगा कि कौन सी आकृति जो है वो सही है, उसको मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ अगर बात करें घर खिड़की किराएदार, ये नहीं बैठेगा। सप्ताह वर्ष महीने, ये सही है, सप्ताह जो है महीनों के अंदर, महीने जो है वो वर्ष के अंदर। अनुच्छेद वाक्य कलम, ये भी नहीं बैठेगा। ट्रक जहाज परिवहन, ये भी नहीं बैठेगा। फिलहाल बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, वीक, ईयर और मंथ इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये डायग्राम है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस बात का समर्थन करता है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर मदर और वुमेन, डॉक्टर माँ और महिला। तो दुनिया की सारी माँ महिला होती हैं, दोनों डॉक्टर हो सकती हैं, ये तो नहीं बैठेगा। पिता बेटा इंजीनियर, बेटा किसी का पिता और बेटा किसी का पिता और दोनों इंजीनियर हो सकते हैं, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा। बड़ा ही डॉक्टर पुरुष, ये बैठ सकता है। लड़की बच्चे मानव, ये भी नहीं बैठेगा। सही कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्यों आएगा कि देखो, एक तो बीच में जो आएगा वो कौन आएगा, मैन आएगा। ठीक है, मैन जो है वो क्या हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, और मैन जो है वो डॉक्टर हो सकता है, पर कारपेंटर डॉक्टर नहीं हो सकता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा बच्चों सी। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 21 नंबर का एग्जाम्पल है आंखों के सामने, क्या लिखा है इसमें, डायग्राम बना हुआ है, फिर डायग्राम को देख के आंसर देना है। आपसे कह रहा है वैनारिक में षष्ठभुज जो है वो कप्तान को दर्शाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कप्तान। ठीक है, और त्रिकोण जो है वो लड़कियों को दर्शाता है, तो ये हैं लड़कियां। आगे लिखा है आयत जो है वो टॉपर को दर्शाता है, तो ये हैं बच्चों टॉपर। ठीक, और व्रत जो है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है, ये हैं सामाजिक कार्यकर्ता। तो आपसे पूछ रहा है कि दी गई संख्या के विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को प्रतिनिधित्व करती है, कितनी लड़कियां टॉपर भी हैं और कप्तान भी हैं। लड़कियां त्रिभुज वाली, टॉपर ये हैं और कप्तान जो हैं वो ये हैं। तो लड़कियां टॉपर कप्तान 8, ठीक है, टॉपर कप्तान और एक ये 5, लड़कियां टॉपर कप्तान दोनों का योग 13। 13 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 13 संख्या इस बात को दर्शाती है कि 13 जो हैं लड़कियां ऐसी हैं जो टॉपर भी हैं और कप्तान भी हैं। इसका मतलब आपको देखना था कि एक तो रेक्टेंगल में कॉमन होना चाहिए, और एक ट्राइंगल में, और एक आपके हेक्सागन में। इन तीनों में कॉमन होने वाले नंबर 8 और 5 थे, इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा, तो आंसर कितना देके आएंगे, 13। 13 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है आंखों के सामने, त्रिभुज जो है वो पिताओं को दर्शाता है, ये है पिता ट्राइंगल वाले। व्रत वाले हैं इंजीनियर, ये इंजीनियर हो गए हैं। और षटभुज जो हैं वो हैं करदाता, ये हैं करदाता। और आयत जो है वो है रक्तदाता, रक्तदाता। ठीक है, अब ये आंखों के सामने जो है डायग्राम हमारे सामने तैयार हैं। आपसे क्या कह रहा है,
आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने करदाता हैं जो रकदाता भी हैं। हाउ मैनी टैक्स पेयर आर देयर हु आर आल्सो ब्लड डोनर। ठीक है, करदाता जो रकदाता भी हैं। करदाता कौन से हैं? हेक्सागन वाले। रकदाता कौन है भैया? रेक्टेंगल वाले। इन दोनों में कॉमन देखना है आपको। तो एक तो दोनों में कॉमन 27 नजर आ रहा है मुझको, और एक जो दोनों में मुझे कॉमन नजर आ रहा है वो 36 नजर आ रहा है। अब आपके मन में आएगा सर 36 तो फादर भी हैं, पिता भी हैं। तो ठीक है, जब कोई चीज मना नहीं करता है, कॉमन के अंतर्गत आ रही है, तो उसको हमेशा लिया जाएगा, वो हमेशा जुड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 27 प्लस 36 बराबर आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 63। 63 जो है सही आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल भी जो है वो लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे आरएस प्री में। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अगला एग्जाम्पल ये है आंखों के सामने, ये 23 नंबर का एग्जाम्पल है, 23 से 25। यहाँ पर कह रहा है कि ट्राइंगल जो है वो चाय पीने वालों को दर्शाता है, और सर्किल जो है कॉफी वालों को, आयत शराब पीने वालों को। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफी पीते हैं, केवल कॉफी। कॉफी वाले जो थे वो थे सर्किल वाले, और सर्किल में जो आएंगे एक तो 25 आ रहा है, एक 20 आ रहा है। 20 और 25 दोनों का टोटल किया जाए तो केवल कॉफी पीने वालों की जो संख्या है वो कितनी है? 45। 45 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। 45 व्यक्ति ऐसे जो केवल कॉफी पीते हैं। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है अगला एग्जाम्पल? आगे इसी में पूछ रहा है, ग्राफ वही है। अगला कह रहा है ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। चाय वाले हैं ट्राइंगल वाले, कॉफी वाले हैं आपके सर्किल वाले। तो इसमें 15 संख्या ऐसी है चाय कॉफी को दर्शा रही है। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी है क्या जो चाय कॉफी को दर्शाती हो? चाय कॉफी को दर्शाने वाली संख्या बिल्कुल ये भी है, 7। 15 और 7 22। ठीक है, 15 और 7 जो है वो 22। उसके अलावा तो यहाँ 15 और 7 जो सही आंसर आना चाहिए था, 22 आंसर आना चाहिए था। कभी कभार क्या करता है कि एग्जामिनर जो है ऑप्शन में घुमा देता है, जैसे यहाँ घुमा रहा है। ठीक है, सही आंसर 22 होना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जब भी कोई चीज़ कॉमन के अंतर्गत होती है और मना नहीं करता है तो वो हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया था कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय वाले ट्राइंगल वाले थे, कॉफ़ी वाले सर्किल वाले थे, दोनों में कॉमन सही आंसर तो 22 आना चाहिए, पर 22 ऑप्शन में मौजूद नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन में से कोई एक होगा, या तो 22 होगा, या 15 होगा, या 7 होगा, वही आंसर माना जाएगा। फिलहाल 7 है, तो करेक्ट आंसर 7 लिया गया। वैसे सही आंसर कितना था? 22। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा होता है, आया हुआ एग्जाम्पल है, मैंने वहीं से उठाया, घर पे नहीं बनाया है, तो फिर ऑप्शन को देख के 7 जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय कॉफ़ी शराब तीनों पीते हैं। तीनों में जो कॉमन है वो कितने हैं साहब? 15। 15 संख्या ऐसी है जो चाय भी पीती है, कॉफ़ी भी पीती है और शराब भी पीती है। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो सब में कॉमन हो, तो इसलिए 15 आंसर जो है वो इसका लिया जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, ये 26 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? ग्राफ बना हुआ था एग्जाम में, क्या पूछा गया था विचार करते हैं। आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या 600 थी। उन परीक्षार्थियों का परसेंट जो कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए। कम से कम 2 विषय का मतलब 2 विषय में फेल होने वाले चाहिए। जो 2 से ज़्यादा विषय में फेल हुए हैं वो भी गिने जाएंगे। तो 2 विषय में फेल होने वाले एक तो 22 हैं, एक 28 है, एक 15 है, और कम से कम 2 के लिए 10 भी लिया जाएगा। कम से कम 2 का मतलब 2 विषय में फेल होने वाले तो चाहिए, जो 2 से ज़्यादा में फेल हुए हैं वो भी गिने जाएंगे। तो इसका मतलब इन सभी का टोटल करना पड़ेगा आपको। एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, 15 + 10 + 22 + 28 बराबर आएगा 70। कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। 75 आ रहा है। ठीक है, तो 75 बटा कुल संख्या 600, परसेंट हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो कितना आएगा परसेंट? 12.5। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। तो सही आंसर आएगा 12.5। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। 26 नंबर का एग्जाम्पल था, पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि एक क्लब में 120 संगीतज्ञ हैं कुल।
तो यहाँ पर संगीतज्ञों की कुल संख्या दे रखी है 120 है। ठीक है, 5 प्रकार के जो हैं 5% गिटार, वायलिन, बांसुरी तीनों वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सर्किल बनेंगे वो 3 बजेंगे। 3 तरह के बाजे आपके पास हैं, एक तो है बांसुरी, एक है वायलिन और एक है बेटा गिटार। 3 तरह के बाजे आपके पास हैं। 5% तीनों प्रकार के वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, तीनों प्रकार के बजा सकते हैं 5%। 120 का 5/100 बराबर आएगा 6। ठीक है, और उपयुक्त वाद्य में से कोई भी दो और केवल दो वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। मतलब दो और केवल दो, यानी दो का टोटल जो है वो कितना है 30। तो एक तो तीनों वालों को जानकारी दे रखी है, दो वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 3 है। मतलब दो में जो भी आएंगे उनको भी आपको लेना है। तो एक तो ये दो में जो भी जानकारी है ये मेरे पास आ चुकी है। आगे लिखा हुआ है कि 40 जो ऐसे हैं जो केवल गिटार बजा सकते हैं। केवल गिटार बजाने वाले 40 हैं। केवल गिटार बजा सकने वाले जो हैं वो 40 हैं। तो केवल गिटार भी आ गया है, 40 आ गया। अब इनका टोटल मैं करता हूं तो 76 आता है। ठीक है, अब मेरे पास जो जानकारी बची है ग्राफ के अंदर वो कौन कौन सी बची है आप ध्यान से देखना। केवल बांसुरी बजाने वाले और केवल वायलिन बजाने वाले, ये जानकारी मेरे पास बाकी है। और प्रश्न में भी आपसे क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है कि केवल वायलिन और बजा सकने वाले या केवल बांसुरी बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या कितनी है। तो ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं भाई। 120 संगीतज्ञ मेरे पास थे, जानकारी 76 की थी, माइनस कर लीजिए 44। 44 संगीतज्ञ ऐसे हैं जो वायलिन और दूसरा बांसुरी बजा सकते हैं। इन्हीं की संख्या पूछी गई है। तो करेक्ट आंसर आप जो देके आएंगे वो क्या देके आएंगे 44। एक बार पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और रीजनिंग निशी सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको आज ही आप डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज जो मैं स्टार्ट करूंगा उसका फ़ायदा आपको मिल सके। ठीक है, चलिए एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 27 तक हो चुके हैं हमारे सामने। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर कह रहा है परीक्षा में शामिल 130 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 130 है। गोले बनेंगे आपके दो, एक तो बनेगा आपका अंग्रेजी का और एक बनेगा साहब आपके गणित का। ठीक है, आपसे कह रहा है 62 विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी में और 52 विद्यार्थी जो है वो गणित में और 24 विद्यार्थी यहाँ माइनस करें तो 38 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस करें तो आपके और 28 आ जाएगा। ठीक है, सभी का अगर टोटल करें तो कितना आ रहा है एक बार ये चेक कर लें। 28, 38 और 24। ठीक है, 8 और 4 12 और 8 जो है वो 20। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 4 और 3 7 8 80 आ रहा है। 130 में से 80 और एक हासिल की 90 90 आ रहा है। 130 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 40। तो आपसे पूछा गया है अंतिम रूप से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अंतिम रूप से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 40 आएगी। 40 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। किसी समूह में कुल व्यक्ति 15 हैं। कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 15 है, जिनमें से 7 तो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच वाले हैं 7 और अंग्रेजी वाले हैं 8। जबकि 3 दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। ओके, तो पढ़ने वाले कितने हैं भाई 12 हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। किसी समूह में 15 व्यक्ति जिनमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। पढ़ने वाले हैं फिर 12। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जो केवल एक भाषा पढ़ सकते हैं वो कितने हैं। सबसे पहले आप कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है। कॉमन निकालने का तरीका होता है दोनों तरफ की संख्याओं का योग माइनस भाषा पढ़ने वाले बराबर जो बचेंगे वो कॉमन होते हैं हमेशा। एक्स, इसकी जगह कितना आ रहा है अपना 3 आ रहा है।
तो कॉमन आ गया 3। सबसे पहला काम तो कॉमन निकालने का रहेगा। कॉमन का तरीका क्या होता है, दोनों तरफ की संख्याओं का योग माइनस भाषा पढ़ने वाले जितने भी हैं उनको माइनस कर देना, जो बचेंगे वो जिंदगी भर कॉमन ही रहेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक हो चुका है ये सॉल्व। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, यहाँ केवल फ्रेंच वाले निकालने हों तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, यहाँ तो 5 आएगा। अंदर अंदर का टोटल केवल एक वालों की पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है जो केवल एक भाषा पढ़ सकते हैं। एक भाषा में एक तो ये 5 आएगा और एक ये 4 आएगा। एक भाषा पढ़ने वाले तो यही हैं, 4 और 5 दोनों का जो टोटल आएगा आंसर 9, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है वो सॉल्व हुआ है ये, और पूरी क्लास देख लो। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हों सभी में। अगला एग्जाम्पल है, 120 व्यक्तियों का समूह है। कुल जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है सर, 120 दे रखी है। 80 भारतीय हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ भारतीय जो हैं वो कितने हैं कि सर 80 हैं। तो फिर विदेशी कितने होंगे कि सर बचे हुए विदेशी होंगे, यानी 40, 120 से टोटल। अब कह रहा है इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं, 70। आपसे पूछ रहा है ऐसे भारतीयों की संख्या, ऐसे भारतीयों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब अंग्रेजी बोलने वाले 70 हैं और विदेशी हैं 40। मैं मान के चलता हूँ विदेशी जितने भी 40 हैं वो सारे के सारे इंग्लिश जो है वो बोल सकते हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो 30 भारतीय ऐसे बचेंगे जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, और इन 40 में से कुछ एक विदेशी ऐसे भी होंगे जिन पे इंग्लिश नहीं आती होगी और कोई अदर लैंग्वेज आती होगी। तो संख्या ये भारतीयों की 30 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 30 भारतीय तो कम से कम ऐसे होंगे ही होंगे जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, और 30 से ज़्यादा आने की संभावनाएं। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में आएगा 30 या उससे कम या 30 या उससे अधिक। तो या तो 30 या 30 से अधिक, ये जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये 30 नंबर का एग्जाम्पल था। 31, छात्रों की एक कक्षा में सभी तीनों खेल कम से कम एक खेल खेलते हैं, ये लिखा है। यहाँ पर स्कूनर की जगह पर आएगा चेस, और सब जगह सही है ये। ठीक है, 3 खेल खेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्किल बनाऊंगा 3 के लिए। 3 खेल अपने सामने हैं, नाम उनके लिख देते हैं। एक का नाम तो है स्नूकर, और एक है टेनिस, ठीक है, टेनिस, और एक है चेस। फिलहाल 3 खेल अपने सामने हैं। तीनों की जानकारी क्या है देखो। आपसे कह रहा है 42 छात्र स्नूकर खेलते हैं, 42। 49 टेनिस खेलते हैं, 49 जो है टेनिस खेलते हैं। 43 जो है वो शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या जो है वो 29 है। मतलब इनका टोटल जो है 2 वालों का जो टोटल है वो 29 है। ठीक है, 5 छात्र तीनों खेल खेलते हैं, 5 छात्र जो हैं वो तीनों खेल खेलते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे लिख रहा है केवल स्कूनर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर होगी। केवल स्नूकर केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, 11 छात्र केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, स्नूकर और टेनिस खेलने वाले हैं 11। ठीक है, 6 छात्र स्नूकर शतरंज खेलते हैं, स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, 6 छात्र ऐसे हैं। इन 2 वालों का जो टोटल था वो कितना आना चाहिए था, लिखा था सर 2 वालों का जो टोटल था वो 29 था। अब आप बताइए कि मैं इन दोनों में टोटल आ रहा 17, 17 में कितना जोड़ूं जो 29 आ जाए। तो 17 में अगर 12 ऐड करते हैं तो 29 आता है। सभी 2 वालों का टोटल 29 आना चाहिए था। 11 और 23 और 6 29, बिल्कुल सही है, 29 आ रहा है। आगे क्या लिखा है, आगे जो है कुछ लिखा है कि इसमें 6 छात्र स्नूकर शतरंज खेलते हैं, कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं। केवल टेनिस खेलने वाले हमें पता करने हैं कितने हैं, तो टेनिस वाले जो हैं 49 थे। यहाँ पर कॉमन कितने आ रहे हैं वो एक बार आप देख लीजिए। कॉमन की बात अगर हम करते हैं तो कॉमन में 11 और 11 22 और 23
तो 49 में से 23 5 28 माइनस करेंगे तो फिलहाल 21। तो 21 ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। केवल टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो करेक्ट जो आप आंसर दे के आएंगे वो कितना दे के आएंगे, 21 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, 31 नंबर का एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं आगे। ये 32 से 34 का जो है पूरा सेट है। ये डायग्राम जो है एग्जाम में बना हुआ आया था। इस डायग्राम को देख के आपको आंसर देना है। हमारे पास में सब्जेक्ट जो है वो 4 हैं, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक साइंस, एक मैथ। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव टेकन बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट्स। ये आपसे कह रहा है ऐसे छात्रों की संख्या जिन्होंने अन्य विषयों के साथ में इतिहास और भूगोल लिया हो। यानी इतिहास और भूगोल में तो होने चाहिए, साथ के साथ अदर सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है? अब आप बताइए इस 12 को इसमें लेंगे या नहीं लेंगे। देखो ये 12 जो है वो हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में तो है, पर अदर सब्जेक्ट में नहीं है। जबकि कंडीशन क्या थी एग्जाम्पल की, अदर सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। इसलिए इस 12 को नहीं ले पाएंगे। इस 13 को लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे सर। ये हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, अदर सब्जेक्ट की बात करूं तो ये मैथ में भी है। 18 को लेंगे क्या? सर बिल्कुल लेंगे, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, अदर सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस में भी है। क्या इस 20 को लेंगे? यस सर, इस 20 को भी लेंगे। तो सबका टोटल कर लो बेटा। इन सबको जब जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 51 आएगा। करेक्ट आंसर आएगा 51। यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, इसी के ऊपर है। क्या पूछा गया है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ से पूछ रहा है ऐसे छात्रों की संख्या जिन्होंने कोई 3 विषय लिए हैं। 3 विषय लेने वाले जो है वो छात्र ये हैं 18 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 13, सबका टोटल आएगा 62। कोई 3 विषय लेने वाले छात्रों की जो संख्या आने वाली है वो कितने आने वाली है? 62 आने वाली है। पूरी क्लास देख लो। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इससे एक और एग्जाम्पल पूछा गया था, वो क्या था सुनिए। आपसे कह रहा है कि इस ग्राफ को देखते हुए आपसे कह रहा है कि विच सब्जेक्ट हैज़ बीन टेकन बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। किस विषय को सबसे अधिक छात्रों ने लिया है? सबसे अधिक छात्रों को लेने के लिए एक तो सबका सेपरेट सेपरेट टोटल करके देख लीजिए। जिसका टोटल सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा छात्रों ने लिया होगा, जाहिर सी बात है। पर ऐसा करोगे तो आपको देखो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसका एक और डायरेक्ट वाला तरीका होता है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है मुझे? 18, 20, 18 सबसे बड़े नंबर यही हैं। और ये बड़े नंबर जो हैं तीनों एक साथ या तो आपके हिस्ट्री में काउंट होंगे या फिर साइंस में काउंट होंगे। इधर ज्योग्राफी की बात करूं तो एक 18 रह जाएगा, और उधर मैथ की बात करूं तो एक 18 रह जाएगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है देख के कि ये बड़े नंबर यही हैं 3। ये जिसमें जुड़ेंगे उसका मान सबसे टोटल जो है वो ज़्यादा आने वाला है। अब इन 3 तो ये कॉमन है ही हैं। एक तो किसमें कॉमन है? तीनों हिस्ट्री में, और एक किसमें? साइंस में। और बचे कुछ नंबर आपको देखने के, बचे हुए नंबर में से अगर हम देखें तो ज़्यादा टोटल किसका आ रहा है? 14, 13, 12, 16, 15, 13, 16, 19, ज़्यादा टोटल किसका आ रहा है? साइंस का। तो देख के पता चल रहा है जो ज़्यादा टोटल आने वाला है किसका आने वाला है? साइंस का। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो हिंट छुपी होती है उसको पहचानना पड़ता है, दूसरा तरीका आपको टोटल करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे हिंट छुपी रहेगी, उसमें ढूंढना पड़ेगा बड़े नंबर कौन से, उसके अकॉर्डिंग फिर जो आप आराम से आंसर देख के पता कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 35 नंबर का है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है इसमें? 50 है। आपसे कह रहा है एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं तथा 28 क्रिकेट खेलते हैं, 17 फुटबॉल खेलते हैं। तो दोनों तरफ की संख्याओं का योग। एक तो फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल जो है वो एक क्रिकेट की बात करें। 12 विद्यार्थी किसी भी खेल में नहीं भाग लेते हैं तो भाग लेने वाले कितने बेटा? 38 हैं। फुटबॉल 28 जो हैं वो क्रिकेट वाले हैं और 17 जो हैं वो फुटबॉल वाले हैं। दोनों वाले की पूछ रहा है, कॉमन पूछ रहा है। कॉमन निकालने का तरीका मैंने कहा था दोनों तरफ की संख्याओं का योग करना है। दोनों तरफ की संख्याओं का योग अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये 45 आ रहा है। 45 में से 38 माइनस करेंगे तो 7, 7 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। कॉमन निकालना सिखाया था मैंने अभी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आंखों के सामने है। यहाँ पर लिखा है बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्ति तमिल। ठीक है,
15 व्यक्ति हिंदी और 6 व्यक्ति मराठी बोल सकते हैं। इस समूह में कोई भी व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। यदि इस समूह में 2 व्यक्ति 2 भाषाएं और 1 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकते हैं तो इस समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक तो ग्राफ जो बनेगा बच्चों, इसका 3 का ग्राफ बनेगा मेरे सामने। एक तो इसमें है आपके तमिल वाले, तमिल 6 हैं, एक हिंदी वाले हैं 15 और मराठी वाले हैं बच्चों कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इस समूह में 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। तीनों भाषाओं के लिए 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 भाषाएं कौन सी होंगी वो मुझे पता नहीं है। आप 2 को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी आए, आप जहाँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं केवल हिंदी वाले निकालूंगा तो ये 12 आएंगे, केवल मराठी वाले निकालूंगा 5 आएंगे, केवल तमिल वाले निकालूंगा 5 आएंगे। अंदर अंदर का टोटल ही कुल व्यक्ति होने वाले हैं ये 12 + 2 + 1 + 3 + 5, सभी का टोटल करेंगे 23। यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार, फिर सॉल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, किस तरीके से पूछा गया है उसकी बात करते हैं। एक अस्पताल में मरीजों की जो संख्या है वो 150 है। कुल मरीज जो दे रखे हैं बेटा 150 हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, एक तो उच्च रक्तचाप 40, हृदय समस्याओं से पीड़ित 60, 20 दोनों समस्याओं से पीड़ित हैं। ऐसे मरीजों की संख्या जो किसी भी समस्या से पीड़ित नहीं है वो कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। 40 में से 20 गए तो 20, 60 में से 20 गए तो कितने, 40, अंदर अंदर का टोटल आ गया 80, 80 150 में से घटाओगे तो कितना आएगा आपके सर, 70। तो ऐसे मरीज जो किसी भी समस्या से पीड़ित नहीं है वो कितने हैं, 70। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है उन मरीजों की संख्या जो दोनों में से किसी भी समस्या से पीड़ित नहीं है, उनकी संख्या 70 है, और कितने पीड़ित हैं तो उनकी संख्या है 80। ठीक है, ये हुआ है कंप्लीट अपना, देख लो एक बार 37। तो बच्चों ये हमारी क्लास जो है लॉजिकल वेन डायग्राम की आज कंप्लीट हो चुकी है। और आगे जो है वो अब रीजनिंग और मैथ के भी कुछ चैप्टर जो हैं वो बहुत जल्दी आपके पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद में फिर ये टेस्ट सीरीज जो है मैं स्टार्ट करूँगा 2020 एग्जाम्पल की। ये टेस्ट सीरीज आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उस पर टेस्ट पेपर अपलोड होगा पहले, उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है वो ये आपके यूट्यूब पे जो है मैं कराऊंगा। और ये पेपर जो है बहुत बेहतरीन पेपर मैं बना रहा हूँ आपके लिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आपके बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है भाई, तो आज यही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।